हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं कारनोट साइकिल के बारे में। ये पार्ट 2 है इस कारनोट साइकिल का, और पार्ट 1 जो है उसमें मैंने पूरा देसी भाषा में मैंने आपको एग्जांपल्स दे दे के एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखा। ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए, उसमें मैंने बातें समझा दी कि कारनोट साइकिल होता क्या है, किस तरह से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो करवाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले फिर से एक ही बात आती है कि कारनोट साइकिल करना ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, जब इंजन बने तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में क्या आया कि ये एफिशिएंसी कितनी देता है। एफिशिएंसी देने का मतलब क्या है, जिस तरह हम कहते हैं ना, अरे भाई तेरा ये जो बाइक है वो कितना देती है एवरेज, कितनी एवरेज देती है। तो वो वर्डिंग क्या है, इससे हमें ये पता लगता है कितने पैसे लग रहे हैं और कितना काम कर रही है। सीधी सी बात है, पैसों से जुड़ा है हर चीज। हमारे पास इसमें किस तरह से एफिशिएंसी, इंजीनियर चाहते हैं कि मेरा इंजन अच्छा, किसका इंजन अच्छा, एफिशिएंसी से पता लग जाएगा। अब देखा जाए तो एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट है हमारे पास वर्क डन, और इनपुट है हमारे पास क्यू सप्लाइड, हीट सप्लाइड, कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं। वही आ गया, पेट्रोल लग रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो कितनी एवरेज देते हैं आपकी बाइक, हम कहते हैं ना। तो इस तरह से वो साइंस की भाषा में इसको वर्क डन कह देते हैं हमारे पास। ओके, तो कितने किलोमीटर जाना, ये किस तरह से, और फोर्स कितना लगेगा, ये सब कुछ देखना पड़ता है हमें। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल जॉब आ जाता है कि किस तरह से हम निकालें। तो उसको इजी वे से हमने एक फॉर्मूला के थ्रू करना है। कारनोट ने कुछ इस तरह से बना के दिया कि भाई तेरी एफिशिएंसी जो आएगी इस इंजन की, कारनोट के अगर ये काम करोगे इस तरह से, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। क्योंकि इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी इंजन की नहीं हो सकती, क्योंकि ये आइडल कंडीशंस में बोला गया है कि इस तरह से करो। और प्लस ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप इस इंजन को थ्योरेटिकल समझोगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी समझ लोगे कि मैक्सिमम एक इंजन कितनी दे सकता है। क्योंकि जब इंजन बना ना, सबने दिमाग लगाया, ये कर लो, ये चेंज करके देख लो, वो करके देख लो, क्या पता है और ज्यादा एफिशिएंसी आ जाए, ये करो वो करो। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कारनोट ने, ये मैक्सिमम अगर आप एफिशिएंसी लेना चाहते हो तो मेरी बात मान लो, और ये अगर कर सके हो तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी ले लोगे। लेकिन वही फिर कि ये काम नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट पूछते हैं सर प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है तो हमने पढ़ना ही क्यों है। तो हमें मेरे बेटा एक लेवल सेट करना पड़ता है कि कहां तक हम पहुंच सकते हैं। वो मैक्सिमम लेवल आ गया, इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, नहीं पहुंचा जाता, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक पता तो हो ना, मैंने यहां तक जाना है, मैं यहां खड़ा हूं, यहां तक जाना है। तो यहां से यहां तक भी पहुंच गए तो मैं अपने आप को अच्छा मानूंगा कि मैक्सिमम ये यहां तक है, यहां तक पहुंच गया। तो हमें एक लेवल सेट करना पड़ता है। तो वो कारनोट ने सेट करके दे दिया हमें कि ये लेवल है इसका। ओके, तो कारनोट ने कुछ हमारे पास प्रोसेसेस जोड़ी, और उसके बाद उसने इसके बारे में सारा कुछ बताया, कारनोट साइकिल के बारे में बताया। ओके, तो प्लीज पार्ट 1 वीडियो देख लेना, तभी आपको ये सारी चीजें जल्दी से समझ आ जाएगी। नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, फिर आप कहोगे कि सर समझ नहीं आया। देखो, सबसे पहले हम काम क्या कर देते हैं, हमारे पास यहां पे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। यहां पे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। सिलेंडर में पिस्टन जो है वो नीचे है, यहां तक पहुंचा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, एयर है जो कि कंप्रेस हो रखी है, क्योंकि साइकिल है ना, कहीं से तो शुरू करना है, हमने यहां से करना है। तो ये क्या कर रहा है कि 1 से 2 तक जाएंगे। 1 से 2 कैसे, कि पीवी डायग्राम हम बनाते हैं। ये देखो, पीवी डायग्राम हम बनाते हैं इसका। तो जब पीवी डायग्राम बनाते हैं तो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक लेके जाना है, 2 पॉइंट तक लेके जाना है ऐसे। और ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम। और ये जो प्रोसेस अपना रहे हैं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, हम एनर्जी देंगे नीचे से, हीट एनर्जी दे देंगे, और इसको रखेंगे आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। और पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था हीट एनर्जी किसमें बदल जाती है, सारी की सारी वर्क डन में। इसमें क्या बदल जाएगी, वर्क डन में। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है,
ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा और यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। तो मेरे पास 1 से 2 तक प्रोसेस होगी, यहां से 1 से 2 तक प्रोसेस होगी, 1 से 2 तक। और इसके साथ साथ आपको टीएस डायग्राम भी बनाना पड़ेगा टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में। अब अगर देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 हमारे पास आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो ये एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी 1 से 2 तक। मतलब 1 पे भी उतना ही टेम्परेचर है जितना 2 पे है, तो T1 और T2 दोनों एक पॉइंट पे सेम है हमारे पास, सेम है हमारे पास। इस तरह से समझ सकते हो, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें पॉइंट्स नोट करते रहना साथ साथ, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहां पे, इसमें पॉइंट में नोट करना। अब पिस्टन यहां पहुंच चुका था, यहां पहुंच चुका था, इसके बाद पिस्टन और ऊपर उठेगा। और क्यों उठेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एयर है उसके अंदर है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और ये जो प्रोसेस अपनाएंगे हम एडियाबैटिक अपनाएंगे। एडियाबैटिक में ये खासियत क्या होती है कि इसके अंदर हीट ना जा सकती है ना बाहर आ सकती है। क्यू होगा इसके अंदर जीरो, क्यू होगा जीरो। क्यू क्या होता है वैसे, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है, वर्क डन होता है। क्यू अगर जीरो आ जाए तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी इस साइड आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी इस साइड आ जाएगा और वर्क डन इस साइड। ओके, तो माइनस इंटरनल एनर्जी का चेंज और वर्क डन, मतलब इंटरनल एनर्जी ही काम कर देगी, इंटरनल एनर्जी ही काम कर देगी। तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी आई कहां से, वो अभी आपको पता लगेगा नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि पूरा साइकिल कंप्लीट करना है हमने। समझ आया, यहां पे ये चीज समझ आ गई। यहां से 2 से 3 जब जाएगा, 2 से 3 जब जाएगा तो हमारे पास ये जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि ये एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, यहां पे भी एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। बात समझ आई, एक्सपेंशन हो रही है। तो यहां तक हम आ गए, यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि हमारा 1 से 2, 2 से 3 तक हम आ चुके हैं। ओके, सिंपल। आइसोथर्मल पहले, फिर एडियाबैटिक। अब ये और फिर वही बात आती कि यहां कहते हैं कि क्यों हीट दो लेकिन उसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। मेरे भाई कैसे हो सकता है, हो सकता है कि कभी देखा है कि अगर हम आग जलाएं और टेम्परेचर ना बढ़े, तो इम्पॉसिबल है ना, इसलिए ये साइकिल को इम्पॉसिबल बोला गया। लेकिन हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं अगर हमारे पास हीट एनर्जी सारी की सारी वर्क डन में बदल जाए, आइसोथर्मल हम रख लें और बाद में जो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है वही वर्क डन कर दे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक। ये 3 तक पहुंच चुका है। अब जब ये पिस्टन ऊपर पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, दोबारा से हम नीचे लेके जाना चाहते हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, बाहर से वर्क डन लाना पड़ेगा जो इसको दबाए। यहां क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, यहां क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम। समझ रहे, तो सिस्टम के ऊपर हम वर्क डन कर रहे हैं। तो यहां पे हम जो प्रोसेस अपनाएंगे वो होगी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जितना वर्क डन आप करोगे, पिस्टन नीचे लेके आओगे, उतनी देर में जितनी हीट एनर्जी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आइसोथर्मल में आपको फिर से मैं बता दूं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन होता है। इसमें डेल्टा U जो होता है वो जीरो होता है। क्यों डेल्टा U जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी क्यों जीरो होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mCV डेल्टा T, और डेल्टा T हमारा इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, जीरो। वो क्या है, जीरो है हमारे पास। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, इंटरनल एनर्जी का चेंज फिर जीरो हो जाएगा। क्यों, टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा। ये कि डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा होता है T2 माइनस T1, मतलब टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर का चेंज जीरो है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, m इंटू CV जीरो, तो जीरो, तो जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा। ये अगर जीरो होगा तो मेरे पास वर्क डन Q क्या आ जाएगा, सारा का सारा वर्क डन में बदल जाएगा। बात समझ आई, Q वर्क डन में या वर्क डन Q में, तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। यहां देखेंगे Q दे रहे हैं, वर्क डन में बदल रहा है, या वर्क डन दे रहे हैं, Q में बदल रहा है, तो हमारे पास जो हीट एनर्जी होगी वो बाहर निकलेगी, यहां से बाहर। तो हमारे पास ये 3 से 4 जब आएगा, यहां पर 4 पॉइंट पे आएगा, तो हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। यहां पे क्या हो रहा था, हीट एनर्जी इन आ रही थी, इन। ओके, दोनों चीजों में फर्क देखना,
यहां हीट एनर्जी दी और वर्क डन हमारे पास मिला, वर्क डन आउट हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, वर्क डन आउट हो गया, हमें वर्क डन मिला इंजन से। यहां हमने वर्क डन इंजन को दिया, वर्क डन इन किया तो क्यू बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये पिस्टन यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा पिस्टन, और उस पिस्टन को हम यहां तक पहुंचा दिया। उसके बाद क्या होगा कि हम जो वर्क डन दोबारा करेंगे, वर्क डन एक दोबारा फिर से करेंगे इस सिस्टम के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, हम एडियाबैटिक करेंगे, एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक की फिर से क्या खासियत है, Q इज इक्वल टू 0 और इंटरनल एनर्जी का चेंज वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे देखो यही था ना, तो इसमें भी दोनों चीजें वैसी की वैसी चलेंगी, तो वर्क डन जो होगा वो इंटरनल एनर्जी का चेंज में बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो यहां पे मतलब क्या है, वर्क डन सारे का सारा जो आपका रूप बदल लेगा वो यहां पे इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगा, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट करो, यहां इंटरनल एनर्जी अंदर घुसी, यहां इंटरनल एनर्जी ने वर्क डन कर दिया, यहां वर्क डन ने इंटरनल एनर्जी दे दी, यहां इंटरनल एनर्जी ने वर्क डन कर दिया, यहां हीट एनर्जी ने वर्क डन कर दिया, यहां वर्क डन ने हीट एनर्जी दे दी। किस तरह से देखो, एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे चल रहे हैं, ये देखो, ये दोनों, बात समझ आई। तो 4 से 1 जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा। ये क्या है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन। और ये क्या होगा मेरे पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। बात समझ आई, थोड़ी सी बात समझ आई। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब देखिए 2 से 3 देखो, 2 से 3 क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है एडियाबैटिक, वो होती है रिवर्सिबल। एडियाबैटिक को हम क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्या है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब होता है, जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती, S1 S2 बराबर होते हैं, मतलब दो प्रोसेस, दो पॉइंट्स है तो उसकी एंट्रोपी बराबर रहेगी। 2 से 3 मतलब एंट्रोपी का इस तरह से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस पे एंट्रोपी सेम है, 2 से 3 एंट्रोपी सेम है। 3 से 4 देखो, 3 से 4 आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, 3 और 4 पे कांस्टेंट टेम्परेचर। और 4 से 1 क्या है मेरे पास, फिर से एंट्रोपी कांस्टेंट है। 4 से 1 एंट्रोपी मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो ये दो डायग्राम हमारे पास बन जाते हैं। अगर हम यहां पे देखो तो ये क्या है, P1, यहां पे V1 है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है यहां पे जाके, और यहां पे टेम्परेचर है T1। और यहां पे देखें तो P2, V2, T2, T2 और T2 क्या है एक्चुअली में, देखिए T1 और T2 सेम है, तो मैं इसको भी T1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि T1 और T2 सेम है, T1 और T2 सेम है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे P3, V3, यहां पे मैंने क्या कर देना, बस ये थोड़ा सा नोट करने वाला पॉइंट है कि यहां पे जो हम टेम्परेचर लेंगे वो T2 लेंगे, वो T2 लेंगे, T2 टेम्परेचर लेंगे। इसमें हमारे पास ये देखिए कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास यहां पे T2 आना है, क्योंकि हमने 1 पॉइंट इसको लिख लिया है और T2 पॉइंट इसको नोट कर लेंगे। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा P4, V4 और T2 ही आ जाएगा, यहां पे भी T2 ही आ जाएगा। तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये तो टेम्परेचर दो ही रखे हमने, दो ही टेम्परेचर, 1 और 2। इसका रीजन है कोई, इसका रीजन है, रीजन क्या है, एक होता है हमारे पास, देखिए सोर्स, देखिए ये होता है सोर्स जहां से हमें हीट मिलती है, सोर्स, और आगे जाके इंजन होता है, और फिर से होता है सिंक। और इसलिए हमने दो ही टेम्परेचर रखे हैं, क्योंकि एक हमने सोर्स का रखना है और एक सिंक का रखना है। सोर्स और सिंक दो ही टेम्परेचर रखने हैं। इसमें हमारे पास सोर्स का जो T1 और इसका सिंक का T2 रख लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से। तब हमारा इंजन जो है हमें वर्क डन देता है, हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो हमने इस तरह से नोट कर लेना। अब आ गया मेरे पास क्या, कि अब हम इसकी जो डेरिवेशन है वो करेंगे, कि डेरिवेशन किस तरह से होती है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो आपका, और मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि दो वीडियोस मैं बना रहा हूं स्पेशल इस पे, पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियोस है, दो जो आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरे पास
प्रोसेस, सबसे पहले एक प्रोसेस थी कौन सी, 1 से 2। 1 से 2 प्रोसेस में क्या है, मेरे पास हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब हम वर्क डन देखते हैं तो वो होता है P1V1 log E V2 by V1, V2 by V1। तो P1V1 क्या होता है, P1V1 होता है MRT1, ये होता है। तो MRT1 log V2 by V1, ये हमारे पास पहले का वर्क डन आ गया, पहले का वर्क डन आ गया। प्रोसेस नेक्स्ट है हमारे पास 2 से 3 तक। अब अगर देखें कि वर्क डन कितना है, तो हमारे पास ये प्रोसेस है 2 से 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन का फॉर्मूला हमें लगाना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा P2V2 माइनस P3V3 अपॉन गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, 2 से 3 प्रोसेस के लिए वर्क डन। ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में है और थर्मोडायनेमिक्स का पूरा सिलेबस मैंने अपनी ऐप में करवाया है। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा जो आप देखोगे कहीं से भी कंपेयर करना, सबसे कम रेट में आपको, सबसे कम पैसों में आपको ये सिलेबस मिल जाएगा पूरा का पूरा, थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पूरा। ठीक है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा वो, और उसमें आपको हर एक चीज थर्मोडायनेमिक्स की कराई, क्योंकि ये सब कुछ समझना ऐसा नहीं है कि ये मैं लिख दिया, ये एक्चुअली में सारी प्रोसेसेस आपको समझनी है, सारी प्रोसेसेस समझनी है, उसके वर्क डन के फॉर्मूले समझने हैं, किस तरह से बनते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ये सिर्फ रट्टाफिकेशन है और कुछ नहीं है कि इधर नीचे तीर ले जा, इधर ले जा, रट्टा मार सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो हमें एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 से 4 प्रोसेस है, जो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस 3 से 4। 3 से 4 हम देखते हैं तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल का अभी हमने किया पहले, देखो ये भी आइसोथर्मल था, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला था। इसी तरह वर्क डन का इसमें भी फॉर्मूला बनना है, वर्क डन का इसमें भी फॉर्मूला बनना है जिस तरह उससे में बना था। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स देखिए 3 और 4 है, तो P3V3 log E V4 by V3 ये आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब P3V3 हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं MRT। अब T कौन सा आएगा, हमारा यहां का टेम्परेचर, यहां का T2 माना है हमने, इसको माना है T2। ठीक है, आप देखिए ये T2 मानेंगे तो हमारा सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दोनों का, यहां पे सोर्स और सिंक का दोनों का हमारे पास आ जाएगा। तो log E V4 by V3 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस 4 से 1, तो इसमें वर्क डन देखें तो 4 से 1 ये वाला एडियाबैटिक है। अब एडियाबैटिक का हमें पहले से पता है कि क्या होता है, इसी तरह का होता है, तो हमें कॉपी पेस्ट है इसी तरह का, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, ये सिंपल होगा। तो P4V4 माइनस P1V1 ये आ गया गामा माइनस 1, ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास की हमें मेन निकालना क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। अब सप्लाई कहां से कर रहे हैं, देखिए हम सप्लाई यहां से कर रहे हैं, हीट यहां पे 1 पे सप्लाई किया था ना, और यहां से रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हीट इन माइनस हीट आउट अपॉन हीट इन। तो हमारे पास देखिए Q इन, यहां वाली प्रोसेस में Q इन, Q क्या चीज है यहां पे, Q यहां पे क्या है, वर्क डन ही तो है, वर्क डन वाला फॉर्मूले से Q इन जो है ये देखिए Q इन आइसोथर्मल में मैंने बताया था Q क्या होता है, वर्क डन के बराबर ही होता है। तो वर्क डन 1 से 2 जो है वही तो हीट है। तो हमारे पास हीट पे क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, वर्क डन का ये वाला, तो MRT1 log V2 by V1 ये हो जाएगा, माइनस आउट हमारे पास यहां पे हो रहा है। अब आउट वाले में देखें तो हमारे पास कौन सा है, ये 3 से 4 वाला, तो MR T2 log V4 अपॉन V3 अपॉन क्या है, Q सप्लाई मतलब इन, यही वाला, तो यही वाला फॉर्मूला नीचे लिख देना, MRT1 log V2 by V1। यहां तक हो गया, यहां तक हो जाएगा, इजी है यहां तक, तो यहां तक का इजी है। अब नेक्स्ट देखना हमारे पास यहीं पे लिख लेते हैं, यहां तो
एफिशिएंसी वाला मैं नेक्स्ट यहां पे नीचे ही कर देता हूं। ओके, तो मेरे पास ये देखो MRT1 हमारे पास यहां पे है, log V2 अपॉन V1 ये log V4 बाय V3। अब ये V2 बाय V1 क्या है, V2 ये है, V1 ये है, V2 ये है, V1 ये है एक्सपेंशन रेशो की एक्सपैंड कितना हो रहा है, एक्सपेंशन रेशियो। और ये मेरे पास V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3 इसे कहते हैं हम कंप्रेशन रेशियो। तो V2 अपॉन ये वाला V2 अपॉन V1 क्या है मेरे पास, एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो। ओके, और मेरे पास V4 अपॉन V3 ये क्या है मेरे पास, कंप्रेशन रेशियो। और इस केस में हमारे पास ये दोनों रेशियो जो है वो बराबर होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, मतलब ये दोनों टर्म्स जो है वो बराबर है। तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू V4 अपॉन V3 है, ये दोनों बराबर है। अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो इस V2 अपॉन V1 ये है, ये V4 अपॉन V3 है, तो इसको अगर V2 अपॉन V1 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये log V2 अपॉन V1 log V2 अपॉन V1 कॉमन आ जाएगा और इस कॉमन इससे के साथ कट जाएगा। तो मेरे पास MR रह क्या जाएगा, T1 माइनस MR T2 और नीचे है MR T1। तो इसमें अगर देखें तो MR कट रहा है, कॉमन निकालो और काट दो, रह क्या गया T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये रह गया। अब मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या निकल रहा है, T1 माइनस T2 अपॉन T1। और ये किस तरह से कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग लिखें तो T1 के नीचे T1 और T2 के नीचे T1, ये आ गया। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये आ गया। अब हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल चुका है हमें, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल चुका है हमें। देखिए पता भी नहीं लगा किस तरह से इजी है, कितना इजी है कि हमें सिर्फ एफिशिएंसी पता करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ टेम्परेचर चाहिए। अगर आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर पता है, सिर्फ कुछ नहीं पता ज्यादा, सिर्फ हमें इसका टेम्परेचर पता हो कि सोर्स का कितना है, सिंक का कितना है। अब कई बच्चे कहेंगे सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है। अरे मेरे भाई मोटरसाइकिल की टंकी है ना जो एक तरह से, तो वो सोर्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मेनली हमारे पास सोर्स किसको हम मानेंगे, फिर यहां पे जब ज्वलन प्रक्रिया होगी, यहां पे कंबस्टन होगी इंजन के अंदर। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन अगर नहीं पता वर्किंग तो ये कुछ भी नहीं समझ आएगा, ये पिस्टन सिलेंडर क्या है वो अगर नहीं पता तो। आपको लास्ट में एक वीडियो का लिंक आएगा, थंबनेल आएगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। अगर आपको ये वर्किंग नहीं पता ना, ये सब कुछ बेकार है अगर वो नहीं पता तो मेरे पास यहां की जो हीट होगी ये सोर्स है, सोर्स। ओके, जो हमारे पास धुआं निकलता है बाहर तो वो हमारे पास सिंक है, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को वो समझ रखा है बड़ा कचरे का डब्बा, उसमें फेंक दो जो फेंकना है। ओके, तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकलता है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकलता है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। और कई बच्चों का दिमाग में, पता नहीं अब आपके दिमाग में आया या नहीं, एक और चीज नोट करना, हमने सिर्फ इसी को यूज किया, इसको और इसको ही यूज किया। अब आप में से कोई सोचे सर इसकी क्या फिर जरूरत थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी निकालने की। 4 से 1 और 2 3 सी क्यों याद करना, क्यों रट्टाफिकेशन करना, ये आप एक्सप्लेन करोगे। अगर आप किसी पेपर में लिख रहे हो तो एक्सप्लेन करो जरूर, थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है पेपर और उसको भी लगता है कि आपको कुछ आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास क्या है, इसमें भी इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, इंटरनल एनर्जी, यहां से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी यहां से हम इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, यहां से इंटरनल एनर्जी से वर्क डन कर देते हैं, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। यहां वाली इंटरनल एनर्जी, यहां इंटरनल एनर्जी यूज हो जाती है, यहां हमने रखा इंटरनल एनर्जी को, वहां से यूज कर लिया। ये इसलिए पार्ट 1 वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। इसलिए हमें ये फॉर्मूला अभी नहीं बाद में भी यूज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ यही 2 यूज होने थे। अगर आपको सीधा सीधा डेरिवेशन सीखनी है, इन पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हो, अगर छोड़ना है तो अभी के लिए ठीक है। वो आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है कि आपने करना है या नहीं करना। बहुत कुछ होता है सिलेबस में, किसी स्टेट में कुछ है, किसी स्टेट में कुछ है। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। आपको सीरियसली एक बात सीधी सी, आपको समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ आया प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स का ये सिलेबस कर सकते हैं।
जेई का सिलेबस कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में फुल सिलेबस अवेलेबल है, फुल, तो आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।